नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर को आज समझेंगे। ये जो क्लास है एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज पूरी आप समरी समझोगे, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, रियल नंबर जो चैप्टर का नाम है, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी हमारे कई टाइप के होते हैं जो आपने क्लास 9th पे पढ़ा होगा, और ये उससे पहले भी 6 to 8 में ही पढ़ाया जाता है। देखो, रियल नंबर में हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे जिसमें 1 2 3 4 जो भी हमारे नेचुरल नंबर है। वहीं होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड हो जाए तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। अब इंटीजर में क्या होगा आपका? 1 2 3 4 0, ये होल नंबर तो रहेगा लेकिन यहाँ नेगेटिव नंबर भी होगा। अच्छा, इंटीजर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे, नेगेटिव इंटीजर जिसमें नेगेटिव साइन लगा हो, और पॉजिटिव इंटीजर जहाँ प्लस का साइन हो। अच्छा, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर याद रखिएगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर होते हैं। दो क्या? एक तो वो खुद होगा और दूसरा 1 होगा। जिसके भी दो फैक्टर हैं वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11। अब एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा 2 है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, आप इसको नोट करके लिख लो। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। जिसके दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, लेकिन जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो होगा कंपोजिट नंबर। लाइक 4 6 8। अच्छा, 4 क्यों? हम देखो इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4। फैक्टर मीन्स कि ये किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे 1 के टेबल में सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, वहीं 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है। दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। अच्छा, 6 को देखते हैं एक और एग्जाम्पल में। 1 2 3 6। 6 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो दो से ज़्यादा फैक्टर होगा तो क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए, मतलब उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो। अब एग्जाम्पल में आप समझो। अब देखो, एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 3 and 5। अच्छा, 3 और 5 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना 3 और 5 में कि इसका और भी फैक्टर हो। दोनों के कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो हमारा 1 इसमें कॉमन फैक्टर है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा 4 है और 6 है। अब 4 और 6 दोनों का हम 1 से तो डिवाइड कर देंगे, लेकिन दोनों के दोनों 2 के टेबल में भी आता है। किसके? 2 के टेबल में, है ना। तो अगर अब इनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो चुका है, 2 भी हो गया, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब याद रखिएगा, को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, लेकिन इसका HCF क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखो, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके? P/Q के फॉर्म में। जैसे हो गया हमारा 3/5, 4/5, है ना, 6/7। किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन नंबर होगा। अब याद रखिएगा एक चीज़ और, कि हमारा ये 1 2 3 4 भी एक फ्रैक्शन नंबर है। आप बोलोगे कैसे? यहाँ पर P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं है। तो याद रखना मेरे भाई, P/Q में यहाँ हर एक के नीचे 1 होता है ना। इसको लिखने की नीड नहीं पड़ती है, बट हर एक के नीचे 1 होता है, तो हम इसे एक फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पढ़ लिए। हमने जो हमें 9th क्लास में पढ़ा था उसको तो रिवीजन कर लिया। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं उससे आप और समझ लो। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे कि आप इधर देखो कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो बस वही इसमें कहा गया है, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन में भी लिख सकते हैं। नंबर लाइन आपने 6 7 क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2
यहाँ फिर अपना -1 -2 हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, नंबर लाइन, ठीक है। अब दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने बताया देखो यहाँ पर पॉजिटिव लाइन जा रहा है, वहीं यहाँ पर ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एक बार और सुन लो, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रैशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, फ्रैक्शन नंबर में जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे है ना हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अब हमने इसे P/Q के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2/0 लिख दिया, है ना, क्योंकि ये जो 0 है ना नीचे आ नहीं सकता, नहीं तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो हमें ये गलत है। अब बच्चों इरेशनल नंबर जिसके हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एंड याद रखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ जो अभी समझाया था। अब इससे जैसे √2, √5, रूट का कोई भी वैल्यू हो, इससे भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जो प्राइम नंबर है। पाई हमारा एक जो वैल्यू है, इसे भी, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब 22/7 P/Q के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये याद रखना, आप इसको नोट कर लेना कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछ चुका है, इसको रट लेना। अब ये पॉइंट जो आपके बुक में दिया हुआ है, द सम आर द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 मेरा एक रैशनल नंबर है, वहीं √5 एक इरेशनल है। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा ना, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये आई नहीं, ये आई है ना, टी नहीं है, इरेशनल नंबर होगा। अब द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल, देखो एक रैशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल। मतलब अब मैं इसी को 2 का मल्टीप्लाई √5 में कर दूं, ठीक है, तो ये आएगा आंसर। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अब आते हैं मेन टॉपिक में, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। अच्छा, पहले ये जो लाइन हमने पढ़ा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, प्राइम नंबर क्या होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, ये क्या होता है, इसका जो फैक्टराइज होता है वो प्राइम नंबर आता है। बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में समझाओ। अब देखो डिटेल में समझते हैं। मान लो एक 60 एक नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। अब 60 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, तो पहले देखो प्राइम नंबर क्या होता है, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, देन 11। अच्छा, सबसे पहले याद रखना एक ऑर्डर में ही जाना, कभी ऐसा नहीं कि सीधे अगर ये मुझे 60 दिखा तो मैंने 6 से कर दिया, 5 से कर दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, करो 2 से ऐसे करेंगे आएगा 30, अगेन 2 से हो रहा है क्योंकि 0 है, 2 से करेंगे आएगा 15। अब एक यहाँ पर ऑड नंबर दिख रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी किससे होगा, 3 से। 3 5 जा 15, अब यहाँ पर आया 5 1 जा 5, ये आया। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, प्राइम नंबर ही है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो इसको मैं 2 × 2 × 3 × 5 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, लिखा।
अच्छा एक और आप समझते हैं हम, अगर मैंने 210 ले लिया, इसको भी निकालो। 210 देखो जीरो है तो हम 2 से कर सकते हैं, पहले 2 से ही करेंगे। 2 1 जा 2। अब दो नंबर इकट्ठे लेना है तो क्या करूँगा, एक जीरो ले लूँगा। अब 2 के टेबल में 10 5 टाइम में आएगा, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे चेक करें 3 से जाएगा, इन दोनों का सम कर दो। 1 + 0 1 होगा। अब 1 + 5 6, 6 2 के टेबल में आता है तो ये 3 के टेबल में आता तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता लेकिन 9 आता है 3 टाइम में। अब 1 इसको दे दो, ये हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15 5 टाइम में। अब क्या ये 3 से वापस जाएगा, नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 5 से। 5 के टेबल में 35 7 टाइम में आएगा, और 7 के टेबल में 7 1 टाइम में। अब यहाँ आप देख रहे होगे कि यहाँ सारे प्राइम नंबर आए, कोई भी कंपोजिट नंबर आया है क्या, नहीं ना। तो ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू क्या है फिर 5 इंटू 7, ये आया हमारा। इसी तरीके से इसने कहा है, देखो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, every composite number can be expressed factorized as a product of a prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यही आया है ना, सारे प्राइम नंबर आए हैं। 2 टाइम आ सकता है, यहाँ पर भी आ गई 3 टाइम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी, लेकिन सारे प्राइम नंबर ही होंगे, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। ओके, अब आपको 6 से 8 क्लास तक के एलसीएम और एचसीएफ तो सिखाया ही होगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो है ना। 2 नंबर मेरे हो गए, फर्स्ट नंबर हो गया 60 एंड सेकेंड नंबर हो गया 210। चलो फर्स्ट और सेकंड नंबर हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप देख लो। देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब हमें यही प्रूव करना है। अब देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम निकाल लें यहाँ से। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में देखो यहाँ पर 2 हाईएस्ट है ना, 2 बार है तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 × 2। अब आगे 3 दोनों में है, एक 3 ले लेंगे। अब यहाँ 5 है, 5 ले लिया। अब यहाँ क्या है 7, यहाँ पर हमने ले लिया 7। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना होगा 420। अब एचसीएफ लेंगे तो क्या देखो, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो मुझे मिल गया 2 है कॉमन, वहाँ 3 है कॉमन एंड 5 है कॉमन। सबका एक एक पेयर लिख लें, 2 × 3 × 5, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब क्रॉस चेक कर लें, देखो पहले एचसीएफ ले लें, सॉरी राइट हैंड साइड ले लें, फिर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में। हमारा दोनों नंबर क्या है 60 × 210 कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 2 0 यहाँ लग गया, इतना आएगा। अब वहीं क्या, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, इसे भी चेक करते हैं, देखो सेम आएगा नहीं आएगा। मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, हमारा एलसीएम क्या है 420 मल्टीप्लाई एचसीएफ 30, मल्टीप्लाई करो 2 0 आ जाएंगे यहाँ पर, 3 2 जा 6, 3 ये 12, देखो सेम आ रहा है। हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है, मीन्स हमारा ये जो इक्वेशंस आ रहा है वो सही है। इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूले का इम्पॉर्टेंट होगा, इसका यूज़ होगा, तो आप इसको नोट करके रख लेना। और आपको अगर ये समझ नहीं आए तो एक बार और देख लेना, नहीं तो कमेंट पे आप डाउट बता देना। अगर अभी तक के आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम क्लास 10th का सारा सिलेबस हम करने वाले हैं। याद रखिएगा यहाँ पर NCERT का सॉल्यूशन है, ये MP बोर्ड और CBSE दोनों के लिए यूज़फुल है। बच्चों एक चीज़ और जान लो, आपके जो बुक में
दो एलसीएम देता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। लेकिन बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि अगर वहीं 3 नंबर आ जाए, जैसे पी क्यू आर एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, जिसमें 1 2 3 4 आपका 0 -1 -2 ये सब, लेकिन पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 ये सब होगा। अब क्या करते हैं बच्चे, पी क्यू आर 3 इंटीजर दिए हैं, एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू पी क्यू आर ये लिख देते हैं, है ना। ठीक, इसको समझ के, जैसा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, ये भी दो इंटीजर हैं, ये इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ के होते हैं, है ना। तो वही क्या करते हैं बच्चे, इसको भी इक्वल समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है ना, ये इज नॉट इक्वल टू दिस। अब एलसीएम इसमें कैसे फाइंड करते हैं, अगर 3 इंटीजर दिया हो तो एलसीएम ऑफ 3 इंटीजर क्या होता है, ऊपर देखो पी क्यू आर 3 नंबर का मल्टीप्लाई करो और उनके एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे पेयर में पहले इन दो का, फिर इन दो लास्ट का, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का, देखो यही दिया है। वहीं एचसीएफ निकालना हो तो तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों का एलसीएम निकाल के उनका लिखो यहाँ पर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम निकालो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का निकालो, और आपका ये फॉर्मूला रहेगा। तो इसको नोट कर लेना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रैशनल नंबर को तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब इरेशनल नंबर की बारी। इरेशनल नंबर हमने पहले समझा था। अब आपके जो बुक है उसमें क्या होगा कि प्रूव करने के लिए कहेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है या नहीं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं √2। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लिखो, देखो क्या लिखा है, प्रूव √2 इज अ इरेशनल, है ना। अब इसे √2 को इरेशनल प्रूव करने के पहले हम इसे मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल, है ना। √2 को आप क्या मान लो, रैशनल। अगर √2 एक रैशनल है तो क्या मैं √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वही p/q, जिसको हमने a/b मान लिया। यहाँ a/b देखो, यहाँ वेयर a एंड b आर को प्राइम। भाई याद रखिएगा कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो को प्राइम में ही होता है, को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, आपको बताया था पहले ही। अब क्या करो आप, ये जो b है इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, √2b इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, है ना। लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये क्या होगा, √2 का 2 हो जाएगा, फिर b² इक्वल टू a² हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या समझ में आ रहा है कि b² इक्वल टू a² है, मतलब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है a² को डिवाइड कर देगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर a² इज डिविजिबल बाय 2, a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² 2 को डिवाइड करता है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर a² को 2 से भाग कर सकते हैं, है ना, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a को भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कमेंट में यस जरूर बोलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 देन a इज इक्वल टू 2c, मतलब c हमारा यहाँ पर क्या है, c इज एन इंटीजर, ठीक है, c एक इंटीजर है, c कोई सा भी नंबर हो, मतलब a इसका कोई भी नंबर हो इसको डिविजिबल कर सकता है। अगर ये सही है, देखो ये जो पहला था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब क्या करेंगे, हम इस a को इसके जगह पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2b इक्वल टू a²
अच्छा ये है हमारा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको एक मिनट यहाँ लिख लो, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2c का स्क्वायर लिख लेंगे ऐसा। अब यहाँ पर 2b² इक्वल टू 2c² को हम 4c² लिख सकते हैं, मतलब 2 से ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 2² इक्वल टू 2c², ये आएगा। अब इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब मुझे यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि b² लिख लो, यहाँ पर b² इज डिविजिबल बाय 2। जैसे यहाँ जब ये बना था इक्वेशन, तब हमने क्या माना था कि a² इज डिविजिबल बाय 2, वैसे ही अब b² भी 2 से डिविजिबल है। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई अगर स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो b को भी तो कर सकते हैं ना, यही तो यहां पर कह रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पर हम क्या समझे हैं भाई, a और b को प्राइम होना चाहिए, a और b को प्राइम होना चाहिए। लेकिन अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 होगा, क्या होगा, 1, है ना, सिर्फ एक होना चाहिए SCF। लेकिन यहाँ तो a का भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ b भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, a और b दोनों 2 से डिविजिबल। अब यहाँ पर भी वही लिख दो, a और b, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, बताया था अभी, a और b दोनों 2 से डिविजिबल हैं। वट वी एज्यूम a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम है तो उसका सिर्फ एक, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, बट हेयर वी आर लुकिंग 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, देन दिस इज रॉन्ग। अब ये गलत कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने ही गलत मान लिया था। आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ देखूँ, हमने क्या लिखा है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी डैट √2 इज रैशनल। अरे हमने ही जब इसको रैशनल मान लिया था तो गलत आएगा ना। अब ये अगर गलत आ रहा है तो अब इसको हम सही भी कर देते हैं। तो इसमें लिख दो, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन। अब हमने गलत ले लिया था कि ये रैशनल है, तभी तो ये गलत आया हमारा, इसका 2 भी अलग कॉमन फैक्टर मिल गया। तो आप लिख दो √2 इज इरेशनल। समझ में आया आपको, √2 इज इरेशनल, यही हमें प्रूव करना था। चलो यहीं तक है आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो था, अब यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलता